तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ एक तरफ येचिंग की लड़ाई हो रही थी और यहाँ पर वो लेवल 18 का बरसकर अपनी बहुत ही ज्यादा ताकत से आसानी से येचिंग के ब्रूडलिंग्स को मार रहा था। और ब्रूडलिंग्स को मारने के बाद वो बरसकर बढ़ने लगता है उन बाकी दो के सामने, जो था वो लेवल 3 का वॉरियर और साथ ही वो बार्ड। और पहले तो वो उस बार्ड को मारने वाला था जो कि बस डरता चिल्ला रहा था कि उसने तो उसे भड़काया भी नहीं था, तो आखिर फिर वो उसकी तरफ ही पहले क्यों पड़ रहा था कि वो बरसकर अपना हमला उसे मारने के लिए घुमा देता है कि उससे पहले वो लेवल 3 का वॉरियर लाओ जियांग अपनी शील्ड लेकर उससे बचाने के लिए आगे आ जाता है और कुछ करके उस कवच के सहारे वो उस हमले से बच जाते हैं। और लाओ जियांग चिल्लाता जोतोंग को कह रहा था कि जोतोंग की वैसे ही भद्दी किस्मत थी कि वो वहां से भाग नहीं पाए, पर अब वो इनके हमलों से ना ही बचने की कोशिश कर बस सबसे पहले मरने वाला था। एंड वो उसे चिल्लाता बता रहा था कि अगर वो इस लड़ाई में आसानी से मरना नहीं चाहता तो उसे अपने कदमों पर खड़ा होकर अपने आगे की इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। एंड लाओ जियांग ये बातें बता रहा था कि वो बरसक पहले से उसकी तरफ बढ़ गया था और गुस्से में अपना बड़ा हथियार घुमाता वो सीधा उसकी तरफ दे मारता है, पर अभी भी कुछ हिम्मत कर उसने अपने कवच को उस हमले को रोकने के लिए आगे कर दिया था। पर इस बार का हमला पहले से बहुत ही ताकतवर था। उस बरसकर के उस हमले से लाओ जियांग दूर उठता जाकर टकराता है और उसके शरीर की बुरी हालत हो जाती है और हर जगह से वो घायल हो जाता है और उसकी तलवार जाकर सीधा जोतोंग के पास जाकर गिरती है। और अब वो बरसकर उन्हें बच्चों का खेल समझता हुआ अब लाओ जियांग को पहले आसानी से मारने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, क्योंकि लाओ जियांग ने उसका काफी ईगो हर्ट कर दिया था जबकि वो सिर्फ लेवल 3 का था। और अभी भी वापस उठता लाओ जियांग हंसता कह रहा था कि वह सच में ही एक बहुत ही बेकार मुसीबत में पड़ रखा था। अगर उसे पहले से पता होता कि ब्लड ओथ के मेंबर इतने हरामी होने वाले थे तो वो इस अबेस में कभी आता ही नहीं। और अब उसे इतना तो रियलाइज हो गया था कि वो अंततः बस मरने ही वाला था, तो उसका उधार वगैरह भी वैसे ही चुकने वाला था, क्योंकि मौत के बाद तो सभी उधार और लोन खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए अब अंततः अपने कदमों पर लड़कर वो चाहे मरे या चाहे कुछ भी हो वो इस मुसीबत का सामना करने को तैयार था। और चिल्लाता हुआ वो उस बरसकर को चुनौती दे रहा था। एंड वो बरसकर भी अपनी पूरी तेजी से उसे मारने के लिए बढ़ रहा था, क्योंकि अब बकवास काफी हो चुकी थी और उसे इस चीज को खत्म करना था। कि तभी जब वो उसके काफी नजदीक पहुंच गया था उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और एकदम ही जम गया था। और पीछे नजरें घुमाता वो देखता कहता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? क्या ये उस हरामी की करतूत है? और मुझे लगा था कि ये एकदम निकम्मा है। और यहाँ जोतोंग भी गाना गाता अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता बताता है कि इस बार उसका किया गया डीबफ एकदम उसके परफेक्ट टारगेट पर लग गया था, वरना उसके सभी टारगेट हमेशा गलत ही लगते थे। और क्योंकि अब उसने उसे कुछ कर रोक दिया था वो लाओ जियांग को फटाफट उस बरसकर को मारने को कह रहा था। पर सच में जोतोंग की किस्मत इतनी बदतर। गुस्से में लाओ जियांग चिल्लाता कह रहा था, हरामी दल्ले मैं भी जम गया हूँ, तेरे को कभी कोई काम अच्छे से करना नहीं आता। एंड यहाँ एक तरफ येचिंग जिसने अपने पहले अपोनेंट्स को हरा दिया था देख रहा था कि आखिर वो दोनों क्या ड्रामेबाजी कर रहे थे। और अब येचिंग के सामने वो मेज मौजूद था जो हवा में उड़ता ताकतों का इस्तेमाल करता येचिंग को बता रहा था कि चाहे भले ही येचिंग के पास कुछ हिडन एबिलिटीज होंगी पर उसकी ताकतों की भी एक लिमिट होगी। और वैसे भी एक बंदा हर एक तरह की लड़ाइयां तो नहीं लड़ सकता, कोई मैजिक इस्तेमाल करने में अच्छे होते हैं तो कोई सामने लड़ने में। और क्योंकि येचिंग समोनिंग इस्तेमाल कर रहा था उस मेज को लग रहा था कि येचिंग का टैलेंट उसकी तरह का ही एक मेज का था। एंड यहाँ पर येचिंग अपने मन में सोच रहा था कि समोनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सच में उसका काफी माना वेस्ट हो रहा था। और मैजिक के साथ साथ वो स्पाइडर्स को समोन करने में भी उसका माना काफी चल रहा था। एंड फिर वो वही ड्रिंक बाहर निकालता है जैसे उसका स्टेमिना और माना रिकवर हो जाएगा एंड मजे से उसे जूस की तरह वो पीने लगता है। जैसे वो मेज भी चिढ़ गया कि यहाँ वो मौत और जिंदगी की बातें कर रहा था और यहाँ पर येचिंग अपने स्वाद लगा रहा था। एंड फिर अब अपने मैजिक का इस्तेमाल करता वो येचिंग को बताता है कि चाहे अब येचिंग कुछ भी पी ले और चाहे वो अपना माना को रिकवर भी कर ले, पर एक नेक्रोमैंसर के सामने एक मामूली सा मेज नहीं टिक सकता, क्योंकि नेक्रोमैंसर एक एस रैंक की जॉब थी। और येचिंग से उल्टा जिन क्रीचर्स को वो बुलाता था वो अनडेड होते थे, यानी पहले से मरे हुए जिन्हें ना ही दर्द होता था और ना ही उन्हें कुछ महसूस होता था। और ये बस अंततः बिना रुके लड़ाई करते रहते थे। और इन अनडेड को सुनकर येचिंग और भी खुश, क्योंकि उसकी एबिलिटी वैसे ही उन पर तो काम करती थी। और फिर अपने माना को पूरा रिकवर करने के बाद वो अपनी स्कैवेंजर एबिलिटी को चालू करता बताता है कि उन्हें मरे हुए लोगों को जगाना नहीं चाहिए और बस उन्हें रेस्ट करते देनी चाहिए। और येचिंग के पीछे इतने डरावने हाथों को देखकर आखिर कौन नहीं डरता कि तभी वो हाथ आकर उस मेज के अनडेड क्रीचर्स को खींच लेते हैं और उन्हें ले जाकर स्कैवेंज करने लगते हैं। और वो नेक्रोमैंसर भी डरता चिल्ला रहा था कि आखिर येचिंग ने कौन सा जादू टोना किया था कि कुछ काले हाथ आकर उसकी लाशें उठाकर ले गए। और यहाँ पर अब येचिंग पूरी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ा था और तेजी से आकर वो ले जाकर एक जोर का मुक्का उसे दे मारता है और एक ही मुक्के में उसकी वाट लगा देता है। और यहाँ पर पीछे ही मौजूद काइजर जो कि येचिंग के ब्रूडिंग स्पाइडर को पीट रहा था उस स्पाइडर का सर फोड़ता येचिंग को बताता है, तेरी ट्रिक्स तो काफी कमाल की है छोरे, तभी सोचो
मेरा ध्यान आकर तेरे पर ही क्यों गया और तू थोड़ा बाकियों से अलग क्यों लग रहा था। और ये चिंग काइसर को बताता है कि अगर सभी यहाँ पर आकर थोड़े थोड़े पैसे बनाकर अपनी राह पर चल जाते तो उन्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। पर कुछ क्रिस्टल्स के लिए काइसर इंसानी जिंदगियों को ले रहा था, जो बात ये चिंग को काफी गुस्से वाली लगी थी। और ऊपर से उससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात कि काइसर उन्हें कैनन फोडर की तौर पर ट्रीट कर रहा था, जिसका पछतावा वो जल्दी काइसर को करवाने वाला था। कि काइसर उसे बताता है कि भले ही ये चिंग बाकियों से थोड़ा बहुत ताकतवर हो, पर वो उसके लिए आज जाकर सिर्फ एक कैनन फोडर ही रहेगा। और वैसे भी वो लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ पर ताकतवर कमजोरों को खाता था। जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं वही लोग बाकियों से ऊपर पहुंच सकते हैं। कि तभी काइसर को आवाज आती है। वो लेवल 18 का जमा वॉरियर चिल्ला रहा था, मुझे मारो मत, मैं बस किसी के अंडर काम करता हूँ, इसमें मेरा कोई भी काम नहीं है। और उसके पीछे ही जोतंग अपनी तलवार लेकर खड़ा हुआ था। और इस सिचुएशन को देखकर काइसर मजाक उड़ा रहा था कि लगता है कि उनके साथ आने वाले और भी बंदे कम होने वाले थे। और साथ ही साथ ये बात उसकी जोतंग को धमकी भी थी। पर लाओ जियांग चिल्लाता जोतंग को बताता है कि उसे काइसर की बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब से वो उसके खिलाफ गए थे वो उन्हें अंततः आ जाकर मारने ही वाला था। तो जोतंग को भी उसके बंदों को मारने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और डरा हुआ जोतंग बता रहा था कि वो बस एक सपोर्ट है जिसने आज तक एक मॉन्स्टर को नहीं मारा, तो आखिर वो एक जिंदा बंदा कैसे मार दे। एंड यहाँ काइसर इस लड़ाई को एंजॉय करता ये चिंग को बता रहा था कि उनके साथियों की लड़ाई भी जल्दी खत्म होने वाली थी, पर उसे लग नहीं रहा था कि ये चिंग के साथी भी जीत पाएंगे। कि हंसता हुआ ये चिंग बताता है, मुझे अच्छे से इतना तो नहीं पता कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है, पर यह बात पक्की है कि सभी के पास हक है अब इसके अंदर आकर और यहाँ से जिंदा वापस लौटने का। और वो अपना पूरा ऑरा अनलीश करता है। कि तभी काइसर भी उससे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होता, अपनी ताकत चालू करता, एक बहुत ही जोर का मुक्का ये चिंग को दे मारता है। और ये चिंग अपने हाथों से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर काइसर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत ही दूर उड़ता ज्यादा टकरा जाता है। और ये चिंग के लिए काइसर अभी तक का उसके लिए उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट था, जिससे वह पक्का अभी भी कमजोर था। और अभी तक ये चिंग पूरा उठा नहीं था कि राक्षसों की तरह काइसर आकर फिर से उस पर टूट पड़ता है। पर अहम मौके पर यह चिंग उस पत्थर से दूर होकर उड़ जाता है और काइसर के उस मुक्के से वो पूरा का पूरा पत्थर तबाह हो जाता है। और फिर काइसर ये चिंग को बताता है कि उसकी भयानक ताकत के सामने हर एक चीज ही उसके रास्ते में कच रहा है। और क्योंकि अब यहाँ पर जोतोक ने भी घबरा घबरा कर बहुत ही देर कर दी थी, उसका डीबफ भी खत्म हो गया था। और वो बरसकर भी उसकी तरफ बढ़ता आता है और उसे एक जोर का मुक्का मारकर उसे दूर फेंकता है। और दूर गिरे हुए जोतोक को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या गलत कर रहा है और उसकी क्या गलती है। वो हमेशा से इतना बदकिस्मत भी रहा था और आज उसकी वही बदकिस्मती से उसकी मौत उसके सर के ऊपर खड़ी हुई थी। कि तभी उससे पहले वो बरसकर उसे मार देता, लाओ जियांग पीछे से आकर उस बरसकर को पकड़ लेता है और उसे रोकता हुआ जोतोंग को कुछ करने को कहता है। कि वो बरसकर उसे आसानी से दूर फेंककर अपने हथियार से हमला कर उसे घायल कर देता है। पर इस वक्त भी एकदम घायल होने के बावजूद भी वो जोतोंग को चिल्लाता बता रहा था, तुम्हें कुछ करना ही होगा, तुम लीडर हो ना, मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, तो कुछ तो करो, तुम एक ताकतवर हो। पर अब एकदम घबराए हुआ जोतंग उसे बताता है कि उसने लीडर बनने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया था ताकि उसे मॉन्स्टर्स को खुद आगे बढ़कर मारना न पड़े और ताकि बाकियों को पता न चले कि वो कितना निकम्मा बंदा था। और वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था, बस एक फट्टू डरपोक और कमजोर था। और वो बस गिड़गिड़ा था उस बरसकर से अपनी जान की भीख मांग रहा था। और जोतंग को अभी भी वो बातें याद आ रही थी जब वो लोगों के साथ रेड में जाता, लोग उसका मजाक उड़ाते ये कहकर कि ना ही जोतंग डैमेज कर सकता था और ना ही उसे अच्छे से बफ देने आता था, क्योंकि हर बार वो गलत बंदे पे बफ डाल देता था और उल्टा अपने दुश्मनों को ही ताकतवर बना देता था। कि तभी एकदम उदास बैठे हुए काइसर ने उसके पास आकर पूछा था कि आखिर जोतों के पास कौन सी जॉब थी। और ये जानकर कि वो लेवल 3 का बार्ड था, काइसर ने उसे अपने साथ चलने के लिए बताया था। पर जोतों को बिल्कुल नहीं लगा था कि काइसर उन्हें उनकी मौत की तरफ बुला रहा था। और यहीं पर वो काइसर ये चिंग को उठा उठा कर पेल रहा था। कभी वो उसे मुक्का मारकर दीवार में कहीं घुसा देता तो कभी कहीं, और अभी पूरी तरह ये चिंग दीवार से बाहर भी नहीं निकला था कि काइसर पूरी तेजी और ताकत से जगते में उसके सामने आकर उसे कह रहा था कि वो एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जो टारगेट के ऑर्गन को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती थी। और ये हमला खाने के बाद अगर टारगेट मैजिक इस्तेमाल करे तो उसका घाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो कभी भी मारा भी जा सकता था। और ये हमला शक्तिशाली से शक्तिशाली मैजिशियन की भी वाट लगा सकता था और उसने अपने हमले से पूरी दीवार तोड़ दी थी। पर ये चिंग कुछ कर बाल बाल उससे बच गया था और वो जान गया था कि काइसर काफी ज्यादा तेज था और उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करता वो सोच रहा था। तो काइसर एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जो दुश्मन को ब्लड लॉस का डीबफ दे देती हो, मुझे भी एक ऐसी स्किल चाहिए। कि तभी डीबफ से उसे याद आता है कि उनकी टीम में एक बफ डीबफ वाला बंदा भी था। एंड फिर वो पीछे मुड़कर चिल्लाता जोतों का आवाज लगा ही रहा था कि अचानक ही पूरी तेजी से उसके सामने काइसर आ गया था और एक जोर का हमला मारता वो ये चिंग को जोतों की तरफ ही भेज देता है। और उसके सामने गिरा हुआ ये चिंग उसे बता रहा था कि जोतों की फीलिंग वो भी जानता था कि ये एकदम फालतू था, अपनी कमजोरियों को दूसरे से छुपाने की कोशिश करना और ये उम्मीद करना कि बाकी तुम्हारी मदद करें
या फिर तुम पर तरस खाएं। और वो भी हमेशा से ऐसी ही ताकत पाना चाहता था और ताकत पाने के सपनों के साथ साथ वो हमेशा से ही अपनी कमजोरी से चिढ़ता था कि वो मॉन्स्टर्स को डैमेज तक भी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि वो एकदम निकम्मा था, पर तो क्या हुआ, वो पीछे नहीं भागना चाहता था क्योंकि उन्हें कमजोर होने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि जो चीज जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डरना चाहिए वो लौती चीज थी कि उनका दिल भी कमजोर ना हो जाए। क्योंकि ये चिंग को अभी तक वो दिन याद था जब मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया था। वो लगातार उस पर वार कर उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, पर उसने तब भी हार नहीं मानी थी और न जाने कितने हमलों के बाद उसकी 1 की क्रिटिकल हिट फाइनली चली गई थी और वो फाइनली अपनी जिंदगी का मॉन्स्टर मार पाया था। और उस पहली बार कामयाब होने के बाद उसे पता चल गया था कि चाहे उसके पास चांस सबसे कम थे, पर चांस फिर भी थे उसके पास बाकियों से ताकतवर होने के। और क्योंकि उस टाइम पे उसने हिम्मत दिखाई थी और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया था, इसलिए वो अब तक इस मुकाम तक पहुंचा था। क्योंकि भले ही चाहे वो हमेशा से कचरा उठा रहा था, पर वो जानता था कि उसे भविष्य में क्या करना था और वो किस चीज के लिए हमेशा से तैयार हो रहा था। और ये चिंग की ये सारी मोटिवेटेड बातें जोतोंग के मन में भी फैल गई थी और वो हथियार पकड़ा सोच रहा था कि अगर वो आज ताकतवर नहीं हुआ तो वो पक्का मारा जाएगा। सभी लोगों की हंसी से बचने के लिए जोतोंग ने लड़ने का फैसला करना ही छोड़ दिया था, पर आज जिंदगी में पहली बार वो लड़ने की कोशिश करना चाहता था। वो ताकतवर बनना चाहता था और बाकियों से भी बेहतर होना चाहता था। और उस बरसकर को ये सारी बातें बकवास लग रही थी क्योंकि आखिर एक लेवल 3 का सपोर्ट उसके लेवल 17 के आर्मर को क्या ही कर सकता था। और वो जोतोंग का मजाक उड़ाता बताता है कि वो यहाँ पर बस खड़ा रहेगा और देखेगा कि जोतोंग उसे कैसे डैमेज करता है। कि जोतोंग भी अपने उस पकड़े हुए हथियार को फेंक देता है जैसे कि वो उसके कोई काम का ही नहीं था। और फिर वो अपने उस गाना गाने वाले मैजिकल माइक को समोन करता है और उसे निकाल कर गाना गाता वो बफ देने के लिए बिल्कुल रेडी था। एंड इस बार उसने अपने उस बफ का इस्तेमाल पूरी हिम्मत से किया था। एंड इस बार उस बरसकर और काइसर को भी महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो ताकतवर हुआ था। और ये चिंग जिसे वो जोतोंग का बफ लगा था मुस्कुराता हुआ काइसर को बता रहा था कि अब तो सबकी वाट लगने वाली थी क्योंकि उसे दुनिया का सबसे बेस्ट सपोर्ट मिल गई थी। और जोतोंग के उस बफ से हम देख ही पाते हैं कि उसका 15% डैमेज इंक्रीज हो गया था और साथ ही डिफेंस, स्पीड, रेसिस्टेंस सब कुछ 15% इंक्रीज हो गया था। एंड अब पहले से काफी ताकतवर होता। ये चिंग अपने ब्लड नाइटमेयर का भी इस्तेमाल करता है और वो ब्लड नाइटमेयर चुपके से उस बरसकर के पीछे चला जाता है क्योंकि अब जोतोंग का बफ काम आ गया था। वो बरसकर पक्का उसे मारने की कोशिश करने वाला था, इसलिए ये चिंग का ब्लड नाइटमेयर उसका रूप लेता, उस बरसकर के पीछे आकर उसे कस का पकड़ लेता है। और अब उस ब्लड नाइटमेयर के टेंटिकल से लिपटने के बाद वो बरसकर भी बस अपनी मदद के लिए चिल्लाई जा रहा था। एंड यहाँ जोतोंग देख ही पा रहा था कि कैसे ये चिंग ने आसानी से ही बिना खुद इवॉल्व हुए उस लेवल 18 के बरसकर को संभाल लिया था और अब खुद वो काइसर को संभाल रहा था। और काइसर अब पूरी तेजी से उस पर अपने मुक्के घुमा रहा था जिनसे कुछ कर अब ये चिंग बच पा रहा था। और साथ ही जो उसे छोटे मोटे घाव होते थे ये चिंग की एबिलिटी की वजह से वो घाव जल्दी ठीक हो पा रहे थे। एंड फिर ये चिंग अपने बरसक मॉड स्प्लैटरिंग गोड स्किल का इस्तेमाल करता है जिसके साथ उसे बफ में मिलने वाला था और डीबफ भी। एंड फिर काफी तेजी से काइसर के हमलों से बचकर वो उस पर फाइनली एक काफी तेज वार कर पाता है। और काइसर भी इस बात से थोड़ा हैरान था कि उसका ताकतवर आर्मर ये चिंग की इस एबिलिटी के सामने काम नहीं किया था और इस फट्टू से डैगर से भी तोड़ा गया था। और ये चिंग जानता था कि उसकी स्प्लैटरिंग गॉड स्किल जिसका काम डिफेंस को इग्नोर करना था काफी काम आने वाली थी, पर इस एबिलिटी के डीबफ की वजह से वो काफी खून खोने वाला था। इसलिए ये चिंग जितनी जल्दी इस लड़ाई को खत्म कर पाए उतना ही वो लड़ाई उसके फायदे में होगी। एंड फिर वो काइसर की तरफ पूरी तेजी से बढ़ता है एंड फिर से अपनी उस स्किल स्प्लैटरिंग गोड का इस्तेमाल करता है, पर काइसर इस बार उस स्किल के हमले से बच गया था। और ये चिंग के सभी हमलों को आसानी से रोकता हुआ वो उसे बताता है कि आखिर अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो एक निकम्मे बालक से कभी भी नहीं हारने वाला था। एंड फिर वो ये चिंग को फिर से एक जोर का मुक्का दे मारता है और उसे पीटता हुआ बताता है कि उनकी ताकत का फर्क बहुत ही ज्यादा था, कि जहाँ पर ताकत हो वहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट और कोई भी स्किल काम नहीं आती थी। पर ये चिंग फिर भी हार ना मानता, वापिस उसके मुक्के का जवाब अपने मुक्के से देता है। पर काइसर का मुक्का ये चिंग के संभालने के लिए काफी ताकतवर था और काइसर उसे चिल्लाता बताता है क्योंकि मुझे स्कल वाले स्टाइल वाइल पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने अपने सारे पॉइंट सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ताकत पर डाल दिए हैं, जैसे मेरे एक ही मुक्का से सारे के सारे बस मारे जाएंगे। और ये चिंगा पूरा उड़ता हुआ जोतोंग से भी पीछे जाकर गिरता है, पर फिर भी वो वापस उड़ जाता है, जिसे पागलपन समझ कर काइसर बताता है बावले बच्चे, बार बार उठकर तेरे को क्या मिल रहा है? मैं तेरे को एक अच्छी मौत देना चाह रहा हूँ और तो खुद एक भत्ती मौत ले आ रहा है, जरा खुद ही सोच कर देख आखिर ताकत में तो मुझे कैसे हरा सकता है। और अब ये चिंग इस बकवास को बार बार सुनकर थक गया था, इसलिए उसके पास जितने भी 176 पॉइंट्स पड़े थे वो उन सभी को ताकत में डाल देता है। और समझ ही सकते हो ना कि 176 एफपी पॉइंट्स कितने होते थे। जैसे अब ये चिंग का शरीर पहले से एकदम बदल गया था, उसकी ताकत पहले से हद से भी ज्यादा बढ़ गई थी और साथ ही उसका मसल मास भी पहले से चेंज हो गया था और वह इस इतने ज्यादा ताकत के बदलाव को काफी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। पर काइजर उसे बस एक बेवकूफी मानकर अपनी पूरी ही तेजी से बस ये चिंग की तरफ बढ़ रहा था और ये चिंग भी अपना मुक्का कसता सोच रहा था कि भले ही उसके पास इन चीजों का एक्सपीरियंस
जीनियस ना हो और ना ही उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा पता हो, पर एक बात पक्की थी, सारी स्टंट में डले हुए 300 टोटल एफपी पॉइंट एक ही मुक्के में इसका काम खराब करने के लिए काफी होने चाहिए थे। एंड फिर वो दोनों फिर से अपनी पूरी ताकत से अपने मुक्कों को एक दूसरे पर फेंक देते हैं, पर इस बार बिल्कुल उल्टा। ये चिंग का मुक्का काइजर के हाथों को चीर रहा था और अब ये चिंग का वो भयानक मुक्का खाकर काइजर बहुत ही दूर जाकर गिरने लगता है और साथ ही गिरता हुआ वो देखता है कि ये चिंग का वो मुक्का जो पहले इतना कमजोर था, उसी मुक्के ने न जाने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी और साथ ही उसके हाथ की पूरी उंगलियां तोड़ डाली थी। और काइजर को दीवार में गाड़ कर ये चिंग फटाफट उसके ऊपर चढ़ाता है और फिर से एक जोर का मुक्का मारता, उस जगह को पूरा तबाह करता। वो काइजर को साफ बताता है, काइजर अब तेरे पास शौक होने का भी बिल्कुल टाइम नहीं बचा, क्योंकि मुझे इस लड़ाई को जल्द खत्म करना है। और हाँ, साथ ही साथ मुझे तेरा स्वागत करना चाहिए कैनन फोर्डर्स की इन नई टीम में। और अब इतनी मार खाकर काइजर को अपना पास्ट याद आ रहा था, पूरे 8 साल पहले जब वो भी कैनन फोर्डर्स की टीम का हिस्सा हुआ करता था। उसकी टीम के सुपीरियर जॉब चेंजर्स उसे बताते थे बस उनके लिए उनके हथियार साफ करने के लिए, एंड वो बस काइजर से बस उनके फालतू काम करवाते थे। और वो काइजर को ऑफिशियल मेंबर सिर्फ तभी बनाने वाले थे जब वो अपने आप को प्रूव करेगा, पर उन्हें कभी भी लगता नहीं था कि काइजर जैसा निकम्मा पक्का अपनी पूरी जिंदगी में बस एक कैनन फोर्डर ही रहेगा। और एक दिन एक बहुत ही विशाल जायंट मॉन्स्टर से लड़ते वक्त वो अपनी पार्टी के साथ ही मौजूद था और सोच रहा था कि अगर वो अपनी पार्टी को प्रूव कर पाए कि वो भी ऐसे मॉन्स्टर्स को संभाल सकता है तो शायद बाकी भी उसे अपने साथ काम करने दे। एंड इसी दौरान उसने एक जायंट मॉन्स्टर को एक जोर का मुक्का मारा था, जिससे वो मॉन्स्टर भी थोड़ा पीछे जाकर गिर गया था। और काइजर को लगने लगा था कि सच में वो इतना कमजोर तो नहीं था और इन मॉन्स्टर्स को मारना भी काफी आसान ही था कि तभी उस मॉन्स्टर ने वापस उठकर उस पर एक बहुत ही जोर का खतरनाक वार किया था। और उस मॉन्स्टर की वार से काइजर पूरा का पूरा पेला गया था और मरने की कगार पर आ गया था और उसे बचाने के लिए एक लैब पर ले आया गया था, जहाँ पर उसे चेक करता प्रोफेसर बताता है कि काइजर की काफी हड्डियां टूट चुकी थी, दिल के करीब में भी घाव पहुंचा था, किडनियां भी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और लीवर का भी काम खराब हो गया था। पर फिर भी उनके पास काइजर को बचाने का एक रास्ता था, क्योंकि आजकल की बेसल टेक्नोलॉजी अब बेसल क्रीचर्स के सेल्स को बाहर निकाल सकती थी और उन्हें इंसानी शरीरों में भी डाल सकती थी। और काइजर का डीएनए एक ऐसे मॉन्स्टर से मैच भी करता था जिसके सेल्स उनके पास मौजूद थे। एंटी से एक अच्छी खबर थी कि काइजर उससे बच तो जाएगा, पर बुरी खबर थी कि काइजर एक मिक्स ब्रीड का बन जाएगा, यानी एक आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान। एंड शायद इसीलिए काइजर अब इतना ताकतवर हो गया था। और अब क्या आगे जाकर काइजर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाएगा और ये चिंग के साथ लड़ेगा? तो बस ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का। और क्योंकि बाद में कैचअप हो रखा हूँ तो थोड़े चैप्टर साथ में आने पर ही मैं उस एपिसोड को डालूंगा। और साथ ही साथ गाइस, अब आप हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहाँ पर वेल मेंबरशिप भी अगर दिल करे तो, वरना वेल मैं सब्सक्राइब और लाइक से भी काम चला लूंगा। और बाय द वे गाइस, अगर आपको ये मानवा वगैरह पसंद आ रही है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी एक काफी अच्छी मानवा एक्सप्लेन कर रखी है, अगर आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो एनीवेज गाइस, फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।